हेलो एंड वेलकम टू क्रैक रेलवे। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल एक पेज में सभी डिटेल माइंड मैप के साथ हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल सके। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये चैनल को हमने न्यू चैनल ही बनाया, अभी 3-4 सब्सक्राइबर ही हुआ है। तो ये चैनल स्पेशल रेलवे के लिए डेडिकेटेड है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रवेश वर्मा है, प्रवेश वर्मा ए डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, डिप्टी सीएम बने हैं प्रवेश वर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें दिल्ली में जो 17 विधानसभा का सीट है उसमें से बीजेपी ने जो सर्वाधिक सीट लाकर लगभग 44 सीट लाई है बीजेपी, और यहाँ पे जीत दर्ज की है। अब हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हर चीज आप सबसे पहले यहाँ पे हम इसको जूम कर करके आपको हर चीज बताएंगे। ओके, ओके, देखिए हमने यहाँ पे जूम कर लिया थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो दिल्ली में जो यहाँ पे आप यहाँ कोना में देखिए 70 सीट है विधानसभा का, जिसमें से 44 सीट बीजेपी ने दर्ज की है, आम आदमी पार्टी ने 25 सीट दर्ज की है और कांग्रेस ने 1 सीट पे जीत हासिल की है। अगर हम लोग वर्तमान की करंट अफेयर्स की बात करें, जो वर्तमान में चल रहा है दिल्ली में, ठीक है, थोड़ा सा, ओके, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर से। तो यहाँ पे रेखा गुप्ता क्या बनी है? मुख्यमंत्री बनी है। जो रेखा गुप्ता है यह चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। ठीक है, और सुषमा स्वराज पहले रह चुकी है, उसके बाद शीला दीक्षित और फिर आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी से कुछ ही दिन पहले बनी थी। तो ये तीन पहले रह चुकी है और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग दिल्ली से संबंधित बहुत सारे फैक्ट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1911 में घोषित किया गया और केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया था। ठीक है, 1991 में इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो आसपास के कुछ इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के 8 जिले, ठीक है, यूपी के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले और साथ में राजस्थान के 2 जिलों को ऐड करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, दिल्ली एनसीआर बनाया गया। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें, लोकसभा के 7 सीटें और राज्यसभा के 3 सीटें हैं। सबसे पहले अगर दिल्ली की राजधानी की बात करें, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के जो शासक थे, गुलाम वंश के शासक जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था दिल्ली को राजधानी। ठीक है, उनसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो अपना राजधानी लाहौर को ही रखे थे, ताकि जो मोहम्मद गोरी के और कोई जो उनका गुलाम थे वो हमला ना कर सके इसको लेकर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर 1911 में अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था, भारत की राजधानी। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की राजधानी नई दिल्ली को घोषित कर दिया गया था। ओके, अब हम लोग हाल फिलहाल का कुछ करंट अफेयर, कुछ अनुच्छेद भी हमने यहाँ पे ऐड किया, दिल्ली से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो कि रेलवे के आरआरबी के पीवाईक्यू से हमने उठाया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ये सब ये है पॉइंट, तो आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 300 239 ए नई दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। और इसी के तहत, और ये जो अनुच्छेद है 239 ए या 69वें संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया, जिसके तहत जो है वह विशेष दर्जा भी दिया गया, और साथ ही साथ जो आसपास के एनसीआर के क्षेत्र है उसको इसमें ऐड किया गया। अनुच्छेद 246 भी दिल्ली से संबंधित है, और जो दिल्ली विधानसभा है उसमें राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार तो देती है, लेकिन दिल्ली का जो पुलिस होगा, दिल्ली का जो भूमि होगा और दिल्ली का कानून व्यवस्था है, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होती है। यानी दिल्ली पुलिस, आप नाम है दिल्ली पुलिस, लेकिन वो दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं होकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। अगर हम लोग बात करें, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये दिल्ली का मैप देख सकते हैं, ये है दिल्ली का मैप। और हमने यहाँ पे बताया आपको कि हरियाणा से 14 जिले, उत्तर प्रदेश से 8 और राजस्थान के 2 जिले को ऐड करके दिल्ली एनसीआर बनाया गया है। अब दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें हम लोग, तो दिल्ली में हाल ही में पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय वार्ता नई दिल्ली में आयोजन किया गया। पहली बार खो खो वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी नई दिल्ली में किया गया, जिसमें वोमेन्स वाला भी भारत ने जीत दर्ज की है, और मेल वाला भी भारत ने, दोनों में भारत ने जीत दर्ज की है। आदि महोत्सव 2025 का जो नई दिल्ली में किया गया, और
ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन ये दिल्ली एम्स में ही इसका स्थापना किया गया। किसका? दिल्ली एम्स में ही इसका स्थापना किया गया। अब देखिए ये क्या है, जो दिल्ली एम्स में इसलिए स्थापना किया गया क्योंकि दिल्ली एम्स में बहुत सारे अपशिष्ट दिल्ली के अपशिष्ट होते हैं, उसको वह लेजर के थ्रू क्लीन करेगा ताकि उसको फिर से रीयूज किया जा सके और प्रदूषण को बचाया जा सके। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हाल ही में किया गया है। और कुछ पॉइंट्स है जैसे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया। तो ये हमने दिल्ली से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे सभी फैक्ट को हमने डिस्कस किया है और एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है ऐसे कंप्लीट होता है। अब आप इसको प्रिंट आउट कराइएगा तो केवल और केवल एक पेज में आप इसको प्रिंट करा सकते हैं और आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप लोग जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि थे जो कि तमिलनाडु से संबंधित थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म और इनकी स्थिति की जानकारी मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इनकी एक प्रतिमा हाल ही में किस देश में स्थापित किया गया है? तो फिलीपींस में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में जो भारत के राजदूत है उनके द्वारा वहां पे इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तिरुवल्लुवर की। अब इनसे रिलेटेड हम जितने भी फैक्ट है वो देख लेते हैं। आप देखिए हमने बहुत सारे फैक्ट ऐड किए हैं इनके। और ये मैप, माफ कीजिएगा, मैप पे मिस्टेक से छूट गया है। ये कल जो कुवैत वाला मैप था यहाँ पे रह चुका है तो उसको हम लोग हटा दिए हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का जो करंट अफेयर्स है उसको देखें तो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये अनावरण कहाँ पे किया गया? फिलीपींस में किया गया। फिलीपींस में किया गया, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, फिलीपींस में किया गया। ठीक है, और फिलीपींस में कहाँ पे? फिलीपींस में एक स्थान है गुल्लास कॉलेज सेबू। गुल्लास कॉलेज सेबू एक जगह है, वहीं पे इसका स्थापना किया गया। और इसका जो इसका स्टैचू का जो उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो भारतीय राजदूत जो फिलीपींस में हर्ष कुमार जैन के द्वारा किया गया। ठीक है, और भारत फिलीपींस राजनयिक संबंध का जो 75वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर की भारत में एक प्रतिमा है कन्याकुमारी के तमिलनाडु में जो 133 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और क्यों 133 फीट रखी गई है? क्योंकि तिरुवल्लुवर जो जो है उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, त्रिकरल। ठीक है, त्रिकरल एक ग्रंथ लिखा गया था और इस त्रिकरल ग्रंथ का जो है इसको हम लोग तमिल वेद के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें टोटल 133 अध्याय है, इसलिए जो तमिलनाडु में इनकी प्रतिमा का स्थापना किया गया था तिरुवल्लुवर का, वह 33 फीट ऊंचा रखा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। यहाँ के मुद्रा फिलीपीन पेसो है। फिलीपींस की राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं और माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में ही स्थित है। फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता भी किया है। फिलीपींस ने आज ही के करंट अफेयर में हमने आगे ऐड किया कि आकाश मिसाइल भी खरीदने का, जो हम लोग का भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम है इसको भी खरीदने का इन्होंने बात किया है। ठीक है, आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने का भी यहाँ पे बात बोला है। हाल ही में कुछ स्टैचू का अनावरण किया गया, अगर हम लोग उसको देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू हाल ही में मध्य प्रदेश से जापान भेजा गया है और जापान में 8 मार्च को यहाँ पे शिवाजी की जो स्टैचू है उसका स्थापना किया जाएगा जापान के टोक्यो में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का एक और प्रतिमा पेंगसो लेक जो है वहां पे स्थापित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा देहरादून में स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 125 फीट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है और इसको आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में इसका स्थापना किया गया। बिरसा मुंडा की 20 फीट की प्रतिमा बसेरा पार्क दिल्ली में इसका स्थापना किया गया हाल ही में। सचिन तेंदुलकर का एक प्रतिमा लगाया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो ये इतना ही इससे रिलेटेड फैक्ट हमने ऐड किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लीजिएगा काफी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रेग थ्री को लॉन्च की घोषणा किसने की है? ग्रेग थ्री के लॉन्च की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है इलन मस्क के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इलन मस्क के द्वारा। और ये दावा किया जा रहा है कि जो ग्रोक थ्री एआई है यह दुनिया का यानी पूरे पृथ्वी का सबसे बेस्ट एआई सिस्टम है। ठीक है, ये बताया जा रहा है सबसे बेस्ट एआई चैटबॉट है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हमने फैक्ट ऐड नहीं किया है, लेकिन जितना भी ऐड किया बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क के द्वारा ग्रॉक थ्री एआई मॉडल लॉन्च किया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, ये है, इसको जो है इसको संचालित किया जाएगा एक्स एआई और इलॉन मस्क के द्वारा इसमें पार्टिसिपन में इसको किया गया है। तो एक्स एआई का कोलोसस कोलोसस सुपर कंप्यूटर के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। ठीक है, और ये चीन का जो डीपसेक और ओपन एआई का चैट जीपीटी जो है उसके तहत इसको ये टक्कर देने के लिए इसको बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट एआई है। तो आप याद रखिएगा, ग्रोक थ्री एआई इलॉन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हाल ही में एआई से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत का पहला एआई स्कूल केरल में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का पहला एआई स्कूल केरल में स्थापित किया गया। एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया, रिलायंस लिमिटेड के द्वारा। तो इसके द्वारा एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम है हनुमान। गूगल का एआई चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड है। और भारत की पहली एआई टीचर कौन सी है? आइरिस है। ठीक है, जो कि केरल के में लॉन्च किया गया। एआई का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को एआई का पिता बोला जाता है। और ये आरआरबी, ठीक है, और एसएससी दोनों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। रूस का एक एआई चैटबॉट है जिसका नाम है गीगा चैट। चीन का एआई चैटबॉट है जिसका नाम है डीपसीक, जो कि हाल ही में चर्चा में भी था। और दो सम्मेलन अभी एआई पे हुआ है। एक तो सम्मेलन हो चुका है जो कि 2025 में फ्रांस में हाल ही में हुआ है। ठीक है, और 2026 वाला जो वैसी की एआई शिखर सम्मेलन होगा यह भारत में होगा। ओके, तो एआई से रिलेटेड हमने इतने सारे फैक्ट ऐड किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हमने ज्यादा ही नीचे आ गए। हम्म, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है मनु भाकर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मनु भाकर के द्वारा। मनु भाकर को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु भाकर को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो हाल ही में इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमने ऐड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए, सभी चीज जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब बिल्कुल एग्जाम में आने लायक ही है सब। तो चलिए, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 वाला पुरस्कार मनु भाकर को दिया गया। ठीक है, 2025 में दिया गया, 2024 वाला तो मनु भाकर को दिया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, इस पुरस्कार का आयोजन। और पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो बीबीसी के जो डायरेक्टर जनरल है टिम डेवी, और जो ओलंपियन है भारत की मैरी कॉम, इन दोनों के द्वारा ये पुरस्कार इनको से सम्मानित किया गया। ठीक है, और पेरिस जो मनु भाकर है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इसी उपलब्धि के लिए इनको ये दिया गया। बाकी इनको 2021 में भी मनु भाकर को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। और 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो है इंपॉर्टेंट है, तो हमने सारे नाम ऐड कर दिया है। मनु भाकर को ऐड किया। मनु भाकर जो है वह निशानेबाजी खेल से संबंधित है। और विश्व शतरंज विश्व चैंपियन जो डी कुकेश है, इनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 है। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार है, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया। तो टोटल 4 लोगों को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में खेल मंत्रालय के मंत्री है मनसुख मंडाविया। चलिए, अब हाल ही में कुछ पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो पद्म भूषण जो है वह ए वासुदेवन नायर, जो जिनको मरणोपरांत दिया गया, और साहित्य और शिक्षा से संबंधित है और केरल राज्य से संबंधित है, तो इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओसामू सुजुकी को भी पद्म विभूषण दिया गया, जिनको मरणोपरांत दिया गया। और ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, और ये जापान से संबंधित है, ओसामू सुजुकी, जिनको पद्म विभूषण दिया गया। शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत दिया गया, और एक कला क्षेत्र से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है।
भेरू सिंह चौहान को भी यहाँ पे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद जुमेद योमगाम गैमलिन इनको भी दिया गया, सामाजिक कार्य के लिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एल हैंगथिंग इनको कृषि से संबंधित है या नागालैंड के लिए संबंधित है, कृषि से संबंधित नागालैंड के लिए दिया गया, नागालैंड राज्य से संबंधित है, कृषि के लिए दिया गया, कृषि क्षेत्र में इनका योगदान के लिए। वेंकप्पा अंबाजी सुगेतकर इनको भी कर्नाटक के रहने वाले और काला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया। तो टोटल हमें जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने ऐड किया और सभी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? आइंस्टीन वलय की खोज हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, आइंस्टीन वलय की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो आइंस्टीन वलय की खोज हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चलिए आइंस्टीन वलय की अगर बात करें तो आइंस्टीन जो वलय है इसकी खोज यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया, जो कि यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है। इनका एक दूरबीन है स्पेस में जिसका नाम है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। तो उसके द्वारा इसका खोज किया गया, जो कि पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है यह आइंस्टीन वलय। और आइंस्टीन वलय इसका क्यों ये चर्चा में, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से प्रकाश मुड़कर वलयाकार संरचना बनाता है। ठीक है, यानी वहां पे जो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर जो स्थान है, वहां पे एक क्या हुआ है कि जो प्रकाश जो है वह प्रकाश वहां पे मुड़कर वलयाकार संरचना बनाता है। इस कारण इसको हम लोग आइंस्टीन वलय नाम दिया गया। अब आप सोचेंगे कि ये प्रकाश से मुड़कर और वलयाकार संरचना बनाए तो आइंस्टीन ही क्यों दिया गया, न्यूटन के नाम पे क्यों नहीं रखा गया? तो हुआ क्या, मामला ये है कि देखिए, मामला ऐसा है कि जो आइंस्टीन जो थे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेकर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये लाइट से संबंधित है इसलिए। ठीक है, ये ये जोड़ा गया। चलिए तो अभी ठीक, ये जोड़ा गया। तो ये हो गया। तो यहाँ पे पूरा नाम जो है हम लोग आइंस्टीन के बारे में देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और मृत्यु अमेरिका में हुआ था। बस याद रखिएगा, डेट याद नहीं रखना है। प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनके द्वारा दिया गया। और प्रसिद्ध जो समीकरण इन्होंने एक दिए थे, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि द्रव्यमान और ऊर्जा का जो है वह क्या है, समतुल्य है। ये इससे संबंधित है। तो यह समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इनके योगदान के लिए 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, बाकी इन्होंने ब्राउनियन गति, क्वांटम थ्योरी में भी इनका योगदान रहा है। और इनके पास 3 देशों की नागरिकता थी, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, 3 देशों की नागरिकता थी इनके पास। ठीक है, अगर हम लोग और इनकी महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो ब्लैक होल सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स में भी इनका काफी योगदान रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ संबंधित करंट अफेयर्स जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है। जैसे PSLV-C59 जो है यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ही एक मिशन था, जिसको प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया था। यानी एक यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान था प्रोबा 3, और इसको अंतरिक्ष में इसरो के PSLV-C59 रॉकेट के द्वारा भेजा गया। GSAT-20 एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 जो है इससे जो है वह सफल इससे प्रक्षेपित किया गया था। फाल्कन 9 से अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। भारत जो है 2025 तक, माफ कीजिएगा 2025 नहीं, 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। मिशन मिशन स्पेडेक्स, यह इसरो जो है स्पेडेक्स मिशन भेजा था। ठीक है, 31 दिसंबर 30 दिसंबर 2024 को। ठीक है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो मिशन स्पेडेक्स जो भेजा गया था इसरो के द्वारा, PSLV-C60 के द्वारा भेजा गया था। और इसी में एक अंतरिक्ष में एक बीज उगाया गया था जिसका नाम है लोबिया। क्या नाम है? लोबिया एक बीज है जो कि एक दाल का प्रकार है। भारत में आप मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप खरीद के खुद बना के खा भी सकते हैं। तो इसको अंतरिक्ष में उगाए गए थे, क्योंकि अंतरिक्ष में जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स लोग जाएंगे तो उनको जो है वह खाने की व्यवस्था किया जा सके। बिल्कुल देसी खाना मिलेगा, दाल खाइए। बाकी और देश के एस्ट्रोनॉट जैसे नहीं कि आप जाकर वहां पे रूखा सूखा कुछ भी खा लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश खरीदेगा? तो वही फिलीपींस, जिन्होंने ब्रह्मोस खरीद चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस खरीदेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है,
देखिए, फिलीपींस 200 मिलियन में आकाश प्रणाली खरीदेगा और यह आकाश प्रणाली सिस्टम है, यह डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिसका जो है वह सतह से हवा में मार करने वाला एक प्रणाली है मध्यम दूरी की, जिसकी रेंज है 25 से 80 किलोमीटर। यानी जैसे एस-400 है, आयरन डोम है, उसी तरीका से यह आकाश मिसाइल सिस्टम है, बिल्कुल अपना देसी है। ठीक है। और फिलीपींस ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद चुका है भारत से, तो ये याद रखिएगा। अब डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया, तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन सुमित कामत हैं। सुमीर कामत इसके चेयरमैन है। फर्स्ट चेयरमैन दौलत कोठारी है इनके, और ये पीवाईक्यू में आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। आदर्श वाक्य है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन, इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है। और आदर्श वाक्य स्ट्रेंथ ओरिजिन इन इन नॉलेज। ठीक है। बाकी हिंदी में बालस से मूल विज्ञान है। डीआरडीओ के दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, और 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना 67वां यानी 67वां स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ से रिलेटेड इतना ही फैक्ट हमने ऐड किया है इस क्वेश्चन में। हमने आगे एक और फैक्ट ऐड किया, आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत लगा इसमें। ठीक है। बहुत ही मेहनत से हमने एक टेबल ऐड किया है, जिसमें भारत के जितने भी हाल ही में चर्चा में जो मिसाइल है, सब मिसाइल को हमने ऐड किया है। वह किस प्रकार का मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाला है, या सतह से हवा में मार करने वाला है, या क्विक रिएक्शन है, टैंक रोधी मिसाइल है, हर चीज हमने ऐड किया है। फिर उसका रेंज क्या है, रेंज भी ऐड किया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया उसको हमने ऐड किया है, साथ में उसकी विशेषता क्या है ये भी हमने ऐड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाग मिसाइल है, जो कि टैंक रोडी मिसाइल है। इसका रेंज 4 से 7 किलोमीटर है, डीआरडीओ के विकसित किया गया, और फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे ये आधारित है। आप यहाँ पे आकाश का देख सकते हैं, सतह से हवा में मार करने वाला है, 25 से 80 किलोमीटर इसका जो है रेंज है, और डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया, मध्यम दूरी की यह एक, ठीक है, मिसाइल है। सभी मिसाइल को देख सकते हैं, प्रलय, निर्भय, ब्रह्मोस, अग्नि 1 2 3 5 तक भी हमने ऐड किया। K4 मिसाइल, Ka-15, सागरिका मिसाइल, अस्त्र 1, अस्त्र 2, सभी मिसाइल के बारे में हमने ऐड किया। तो आप लोग जरूर इस पीडीएफ को एक बार ये सभी मिसाइल को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गया फिल्म कनक्लेव को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2025 जो करंट अफेयर्स है, इसका आयोजन लंदन रॉयल फेस्टिवल हॉल के द्वारा किया गया। कनक्लेव में एडवर्ड बर्जर एक इसके निर्देशक है कनक्लेव मूवी के। ठीक है। और इनको 4 बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वह दिया गया, और उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का भी पुरस्कार दिया गया। जो ये बाफ्टा पुरस्कार 2025 दिया गया, यह 78 क्रम का यानी 78वां क्रम का था। और द ब्रूटलिस्ट ब्रॉडी कार्बेट द्वारा निर्देशित एक मूवी है, जिसको भी 4 बाफ्टा पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को एड्रियन ब्रॉडी को यह पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग बाफ्टा पुरस्कार जो 2025 हुआ है, इसका हमने टेबल ही ऐड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इस टेबल को। एक सेकेंड, एक टेबल देखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कनक्लेव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ब्रैडी कार्बेट को दिया गया, जो कि द ब्रूटलिस्ट फिल्म से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया, जो कि द ब्रूटलिस्ट के हैं, फिल्म के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन को दिया गया, जो अनोरा फिल्म से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जितना फैक्ट हमने ऐड कर दिया, बाकी और आप देख सकते हैं। तो हाल ही में लापता लेडीज एक मूवी है भारत की, जिसको जापान फिल्म एकेडमी में इसको प्रदर्शित किया गया, और उसके लिए एक जापान फिल्म एकेडमी के लिए जो बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के कैटेगरी है, उस लिस्ट में इसको रखा गया। हो सकता है इनाम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लापता लेडीज काफी अच्छा मूवी है, हमने प्लान किया आज देखने का। देखिए हो देख पाते हैं नहीं। और ये 20 जनवरी का कुछ जो और एक क्वेश्चन है, जो कि न्यूज में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है। जैसे विदेश मंत्रालय के द्वारा हाल में सुरेश के रेड्डी को मिस्र के नए राजदूत नियुक्त किए गए, तो ये आप याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था हमने ऐड किया। मिलते हैं 21 फरवरी के करंट अफेयर में। ठीक है। और अगर आप रेलवे का एग्जाम करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं रेलवे के एग्जाम के, जैसे आने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी डीएफसीसीआईआई जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी एग्जाम होने वाला है, तो ये सब एग्जाम अगर आपका है, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए, ताकि आने वाले इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।